आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बालू माफिया से सांठगांठ कर अखूत संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चला है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आरा के पूर्व डीएसपी पंकज के 3 ठिकानों पर छापेमारी की और लाखों की संपत्ति अटैच की है। छापेमारी की ये 3 तस्वीरें निलंबित डीएसपी पंकज रावत के 3 ठिकानों की हैं। बालू माफिया से सांठगांठ के आरोप में आर्थिक अपराध शाखा ने निलंबित डीएसपी पंकज रावत के 3 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। पहली 2 तस्वीरें पटना के नासरीगंज और श्री कृष्णपुरी की हैं, जबकि तीसरी तस्वीर सस्पेंडेड डीएसपी के गांव बिहार शरीफ के मियां बिघा गांव की है। मतलब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना समेत एक साथ 3 ठिकानों पर शिकंजा कसा। सड़क के बाईं तरफ ये एक कम्युनिटी हॉल है, रावत उत्सव मंडपम लिखा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ईओयू के सूत्रों की माने तो ये भी डीएसपी का जो डीए प्रॉपर्टी का मामला है उसी से रिलेटेड ये बिल्डिंग भी है। और इन दोनों बिल्डिंग्स की छानबीन फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई की अब तक की जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक डीएसपी ने पत्नी और परिजनों के नाम पर अकुत संपत्ति अर्जित की। दीघा बागीचा में आवासीय भूखंड, कृष्णापुरी में आवासीय फ्लैट, दानापुर सगुना मोड़ के शताब्दी मॉल में 2 दुकानें, फरीदाबाद हरियाणा में फ्लैट के साक्ष्य मिले हैं। जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कागजात जब्त किए हैं उसके अनुसार पटना के दीघा बागीचा में आवासीय भूखंड, श्री कृष्णापुरी में एक आवासीय फ्लैट, साथ ही दानापुर सगुना मोड़ के शताब्दी मॉल में 2 दुकान और इसके अलावा फरीदाबाद हरियाणा में फ्लैट खरीदने से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं। सस्पेंड किए जाने से पहले पंकज रावत आरा में सदर एसडीपीओ थे। उसी दरमियान इनके ऊपर बालू के अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा। रावत के खिलाफ शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही कोर्ट से सर्च वारंट भी हासिल कर लिया गया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने डीएसपी के घर छापेमारी की। पंकज रावत की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से ही वह निलंबित होने के बाद विभागीय कार्रवाई जो है उनके खिलाफ चल रही है। और आज एक बार फिर से आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरिंदर धारी सिंह को जेल में बंद एक कैदी ने 25 करोड़ का चूना लगाया है। चूना लगाने वाले नटवर लाल का नाम सुकेश चंद्रशेखर है और बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली में कई हाई प्रोफाइल लोगों को ठग चुका है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। सुकेश को ईडी ने पूछताछ के लिए 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में लिया है। दिल्ली स्थित एक जेल में कैद रहने के दौरान महाठग महानटवर लाल सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक कैदी ने बिहार मूल के रहने वाले एक राज्यसभा सांसद के साथ 25 करोड़ रुपए के ठगी के मामले को अंजाम दिया। इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि ये मामला जो है सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है, जिसने हाल में ही दिल्ली के कारोबारी से तकरीबन 20 करोड़ रुपए की ठगी के मामले को अंजाम दिया था। जब इस मामले में उससे पड़ताल की गई, उसके तमाम जो मोबाइल फोन और तमाम गैजेट्स को जब कब्जे में लिया गया, तब इस मामले में जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि इसने दर्जन भर लोगों को इसने ठगी किया है। और कई बार जो ये अपने मोबाइल फोन से अलग अलग आवाज में और एक मोबाइल फोन से कई ऐसे एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए अपना आइडेंटिटी छुपाते हुए और कहीं कभी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर, कभी गृह मंत्रालय, कभी कानून मंत्रालय, इस तरह के जो फर्जी नामों का प्रयोग करते हुए आगे पीड़ितों को बाकायदा दिखाया जाता था और उसको कहा जाता था कि वो कभी कहता था कि वो कानून मंत्रालय से बात कर रहा है, कभी वो दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनता था, कभी वो सीबीआई का अधिकारी बनता था। और इस तरह से अपनी आवाज़ को चेंज करके और मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। जो राज्यसभा सांसद की अगर बात करें तो इनका नाम अमरिंदर धारी सिंह है, जो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी मित्र रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल से ही वो राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन इस मामले पर किस तरह से उनसे 25 करोड़ रुपए ठगा गया है, इस मामले में औपचारिक तौर पर बयान अभी रजिस्टर नहीं कराया गया है। लेकिन जिस तरह से आरोपी के पास से ये जानकारी मिली है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में जांच एजेंसी इस मामले में फिर से एक बार अमरिंदर धारी सिंह से पूछताछ कर सकती है।
वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की। तेजस ट्रेन में शर्मनाक करतूतों के लिए इस बार गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली रेल पुलिस ने इस मामले की आगे की जांच के लिए आरा जीआरपी को केस ट्रांसफर कर दिया है और इसके बाद आरा जीआरपी ने कार्रवाई तेज कर दी है। मर्यादा तोड़ने वाली ये तस्वीर गुरुवार की है, जब जेडीयू के गोपाल मंडल रात पटना से नई दिल्ली जा रहे तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। इस दौरान वे ट्रेन में सिर्फ बनियान और अंडरवियर और में टहलते हुए दिखे। ट्रेन में सवार लोगों की माने तो जब उन्होंने आपत्ति जताई तो उन्हें गाली गलौज करने लगे, जिनसे लेकर दिल्ली में एक केस दर्ज कराया था। अब आरा जीआरपी को यह केस ट्रांसफर किया गया है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर कार्रवाई के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन पर कार्रवाई हो ही रही है। वो सही है ट्रेन में कार्रवाई होगी सर कार्रवाई होगी। पार्टी दफ्तर के लिए आरजेडी ने सरकार से 14,000 वर्ग फुट अतिरिक्त जमीन की मांग की। भवन निर्माण विभाग ने आरजेडी की मांग को ठुकरा दिया और इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म है। आपका ये कहना कि जमीन आसमान से नहीं आएगी, मैं फिर कहता हूं वह नालंदा से भी नहीं आएगी, कैमूर से भी नहीं आएगी। वोट के लिए राजनीति तो अक्सर होती है। आजकल बिहार में जमीन के लिए सियासी जंग छिड़ी हुई है। इस सियासी लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब भवन निर्माण विभाग ने आरजेडी की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें आरजेडी की तरफ से पार्टी दफ्तर के लिए 14,000 वर्ग फुट अतिरिक्त जमीन की मांग की गई थी। सरकार के जवाब से लाल आरजेडी के नेताओं ने सरकार पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगा दिए। कितने विधायक हैं आपके, कितने सांसद हैं, कितना आपको पार्टी का स्पेस चाहिए? सब विधायकों का आवाज तोड़ दिया। उससे ज्यादा हुआ तो आप सड़क को दखल कर लिए। आरजेडी के वार पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार हुआ। आरजेडी के पत्र के जवाब में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी पत्र लिखा है। पत्र के जरिए नीरज कुमार ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से तीखे सवाल पूछे। राजनीतिक दल के कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया हमारी सरकार ने शुरू किया, लेकिन आपको जब मौका मिला तो संपत्ति सृजन कर रहे थे। तो आपके दल के विधायक अगर 2010 में कम तर हो गए तो क्या आपने भूमि आवंटन में कटौती की बात कही? आरजेडी की तरफ से छेड़ी गई जमीन की जंग में जेडीयू को बीजेपी का भरपूर साथ मिल रहा है। बीजेपी नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार ने जगदानंद सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके ऊपर उम्र का असर दिखने लगा है। जिस तरह से वो आजकल बोल रहे हैं, हमको लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उम्र का असर उनके ऊपर काफ़ी तेज़ी से असर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक ज़मीन का बात है, जिस दिन वो सरकार में थे उस दिन उनको ज़मीन ले लेना चाहिए। 2 प्लॉट के बदले 4 प्लॉट ले लेते, 6 प्लॉट ले लेते, कोई मना करने वाला नहीं था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरकार का पक्ष साफ कर दिया है, लेकिन आरजेडी नेताओं के तेवर ये बता रहे हैं कि वे इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी जब तक कोई दूसरा बड़ा सियासी मुद्दा सामने नहीं आ जाता, तब तक बिहार में जमीन के लिए ये सियासी जंग चलती रहेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। इधर पटना वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार ने एक और पहल की। पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की आज नींव रखी गई। सीएम नीतीश कुमार ने पटना का पहला और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों रखी गई शिलान्यास की ये ईंट पटना के अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है। और यहाँ तो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते। सीएम नीतीश कुमार ने पटना का पहला और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पीएमसीएच होकर साइंस कॉलेज तक इस डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। पटना का पहला, इसमें 2 अलग अलग स्तर पर 1 वे ट्रैफिक आवागमन की व्यवस्था की गई है। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज,
भाया पीएमसीएच को दूसरे तल से, जबकि साइंस कॉलेज से कारगिल चौक प्रथम तल से पहुंचने का प्रावधान किया गया है। फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो भी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है, 3 साल के भीतर इस डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 422 करोड़ की लागत आएगी। डबल डेकर फ्लाईओवर के बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर में 3 जंक्शन भी बनाए जाएंगे। कारगिल चौक, कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़ के पास जंक्शन बनाए जाएंगे। पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर, और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। अशोक राजपथ पर जाम की समस्या वर्षों पुरानी है। जाम की वजह से छात्रों को तो परेशानी होती ही है, पीएमसीएच जाने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। डबल डेकर फ्लाईओवर के बन जाने के बाद इस समस्या से लोगों को मुक्ति मिलने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष दग्जानंद सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर गोपालगंज में उनके खिलाफ परिवाद जारी किया गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता नीलमणि शाही ने गोपालगंज सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया। नीलमणि का आरोप है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है, लेकिन जगदानंद सिंह ने उसकी तालिबान से तुलना की, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी हुई और वो सदमे में हैं। कोर्ट ने केस को स्वीकार कर लिया। अगली तारीख पर इस मामले में सुनवाई होगी। विश्व जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है। देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, देशभक्ति का पाठशाला है, अनुशासन के लिए जाना जाता है, अपने चरित्र के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। वैसे संगठन पर टिप्पणी करना कहीं से भी उनके जैसे पुराने नेता को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह बिहार के दौरे पर हैं। पटना के गौरीचक में आरसीपी सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। आरसीपी सिंह ने बताया कि जेडीयू में कोई गुटबाजी नहीं है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में पार्टी का हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। देखिए, भ्रम है ही नहीं भाई, इस पार्टी में एकमात्र नेता हैं नीतीश बाबू। तो जहां एक नेता होता है वहां गुट कहां से होगा, जब बता दीजिए आप हमको। गुट तो वहां होता है जब कई नेता हैं, एकमात्र नेता है नीतीश बाबू। तो इसलिए गुटबाजी कहां से और कहां कोई होता है। जितने हम लोग सारे पार्टी में नेता हैं, चाहे जिस स्तर के हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जब भी हैं, वो सब उनके सहयोगी। आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के क्षतिग्रस्त कमरे को लेकर जांच शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आईजीआईएमएस पहुंचे और क्षतिग्रस्त कमरों का जायजा लिया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आईजीआईएमएस हादसे की जांच शुरू। यही वो आईजीआईएमएस का कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसके तीसरे तल्ले पर गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ था। 2 कमरों के बीच की दीवार तोड़ने के दौरान कमरे की फॉल सीलिंग टूटकर गिर गई थी, जिसकी वजह से एक मजदूर घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मामले की जांच शुरू हुई। सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आईजीआईएमएस पहुंचे और क्षतिग्रस्त कमरों का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी भी पहुंचे हैं। आईजीआईएमएस में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके जो कल कमरे जर्जर हुए थे, जो धराशायी हुआ, उस मामले की पूरी जांच चल रही है। सीधे हम बात करते हैं, अपर मुख्य सचिव हमारे साथ हैं। क्या लगा, ये लापरवाही कंपनी की है?
ये मेरे लिए बहुत अर्ली होगा कुछ कमेंट करना। मैं काफ़ी देर सब चीज़ों को देख कर आया हूँ। एक बार मैं टीम्स के साथ इंटरेक्ट कर लूँगा और जो कागजात हैं उसके बाद में मैं किसी निष्कर्ष पर पहुँचूँगा। बहुत दुखद है, उसका मज़दूर की मृत्यु हो गई और ये अत्यंत ही दुखद है। बाकी जो चीज़ें हैं मंडे को मैं कोशिश करूँगा तमाम चीज़ों को देख लूँगा। गलती कहां हुई उसकी जांच के लिए प्रत्यय अमृत निर्माण एजेंसी के लोगों और IGIMS के अधिकारियों से सोमवार को भी मुलाकात करेंगे। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि यह बड़ी लापरवाही है। IGIMS के इस कैंसर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का निर्माण 120 करोड़ की लागत से हुआ है। 1 साल पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था और 1 साल के भीतर ही यह हादसा हो गया। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन असल सवाल है कि हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ और इतनी बड़ी लापरवाही पर क्या होती है कार्रवाई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक बहाली में टीईटी शिक्षकों को मौका देने और 15% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर राज्य भर में आज टीईटी शिक्षक सत्याग्रह कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में भी जिले के सभी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों ने मांग की है कि हेडमास्टर बहाली में हर हाल में टीईटी संवर्ग गठित किया जाए, क्योंकि अनुभव के आधार पर टीईटी को वंचित करना शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। अपनी मांगों को लेकर राज्य भर के टीईटी शिक्षक अपने अपने जिलों में आज सत्याग्रह आंदोलन चलाकर सरकार का विरोध भी जता रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। पटना जिले में भी देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में तमाम जो शिक्षक हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। टीईटी एसटीईटी जो शिक्षक हैं उनको अलग अलग संवर्ग में जो है गठित करने की मांग है। साथ ही प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बहाली में जो टीईटी एसटीईटी अनिवार्यता है उसको सुनिश्चित करने की मांग है, यानी आरटी हो या एनसीटी हो इसके मापदंड को लागू करने की मांग है। तो ये तमाम मांगों को लेकर चाहे महिला शिक्षक हों या पुरुष शिक्षक हों, सभी एकजुट होकर सत्याग्रह चला रहे हैं। जरा बात करते हैं, ये बताइए मुझे कि ये जो हेडमास्टर बनाने और प्रधान शिक्षक बनाने की मांग है, इसको लेकर तो आदेश निकल गया है। आदेश निकला है तो ये गलत आदेश निकला है। जो आरटी है और एनसीटी ने जो शिक्षक बनने के लिए अर्हता तय किया है पूरे देश में, पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं होता। शिक्षक बनने के लिए जब टीईटी अनिवार्य है तो उससे सुप्रीम हुआ ना प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक। शैक्षणिक और ये क्या कहते हैं उसको मैनेजमेंट दोनों का काम करना है। हम लोग सरकार के पास ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक मांग रहे हैं। जो हमारा हक है, हमारे हक को नज़रअंदाज ना किया जाए। हमें जो मेहनत करते हैं उसका सही से हमें उसका मेहनत आना दिया जाए। मांग आप देख ही रहे हैं कि सीईटी शिक्षक में प्रधान शिक्षक में जो सरकार ने हम लोगों की अवहेलना की है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सभी लर्नर सभी वाइज हैं और सभी अच्छे अच्छे कंपटीशन दे करके आए हैं टीईटी से। कोई ऐसे नहीं कि हम लोग का बहाली हो गया है। हम भी कंपटीशन देकर शिक्षक बने हैं और हम भी योग्य हैं। यही वजह है कि टीईटी और एसटीईटी के लिए अलग संवर्ग गठित करने की मांग हो रही है, क्योंकि सरकार ने जो नया अभी नियम लागू किया है उसमें टीईटी जो शिक्षक हैं वो हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक बनने से वंचित हो जाएंगे। नतीजा ये लोग अब सत्याग्रह करके सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम भी कम नहीं हैं, हमें भी मौका दीजिए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर है मधेपुरा से, जहां करंट लगने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना है उदा किशुनगंज के सिंधवाड़ा की। भवन निर्माण के दौरान करंट से ये मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे सभी की मौत हो गई। इस घटना में गांव में जो है मातम पसरा है। इस घटना के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे की जांच शुरू हो गई है। तो करंट लगने से 4 मजदूरों की मौत। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भवन निर्माण के दौरान करंट की चपेट में ये लोग आए और एक साथ ही इन सभी की मौत हो गई। मौके पर ही सभी की मौत हो गई है। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। पटना में आज 17 महीने बाद गंगा आरती शुरू हुई। गंगा आरती को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कोरोना के कारण बीते 17 महीनों से गंगा आरती बंद थी और इसके बाद आरती शुरू हुई। लोगों में उत्साह। किसी प्रकार की किसी को कोई कठिनाई ना हो। कल संध्या देवा शांति सामा शांति रेधि जतो जता देवता रुद्र देवता
द्वितीयः देवता मरुतो को बनाए रखना, किसी प्रकार की किसी को कोई कठिनाई ना हो। कल संध्या 6 बजे स्थान गांधी घाट पे पुनः आप लोग पधारे। और आगे देखिए जोहार झारखंड।